हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेज में। मैं रमेश पुरी आपको मैथ का एक नया टॉपिक जो चल रहा था उसी को लेकर के आगे आया हूँ। आपसे उम्मीद है कि जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा हो। आप इस चीज़ की रिप्लाई हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, या किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके पास है, अगर कोई साथ वाला है उसको भी इसके बारे में बताएं ताकि उसको फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। आप YouTube चैनल के ऊपर जाकर के ऊपर सर्च करोगे साइंस मैथ्स क्लासेज, तो आपको सारे वीडियो जितने भी साइंस और मैथ के अपलोड हैं और आगे आने वाले हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और अब जो है नेक्स्ट अपना पॉइंट चल रहा था संख्या पद्धति, उसका ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा पॉइंट छूटा है वो लेना है। और उसके अलावा जितने भी बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन टाइप के हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स में आते हैं, या अपन बात करें और जितनी 10th बोर्ड की है उसमें भी अगर पेपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है तो वो क्वेश्चन श्योर हैं। तो उसी में है कि अगर मान लो अपने पास दशमलव प्रसार दिए हुए हो, जैसे मान लो मैं 3 प्रकार के दशमलव प्रसार जो आपको पहले बता चुका हूं, 3 प्रकार के दशमलव प्रसार मैं ले रहा हूं। जैसे मान लो पहला दशमलव प्रसार मैं कोई भी एक संख्या मात्र मान लो ये लेते हूं, जैसे 0.425। क्वेश्चन यही है 0.425। एक ये हो गया। एक मैं इसी क्वेश्चन में ले लेता हूं 0.425 के ऊपर आवर्ती, ये कितना भी ले सकते हैं, पर 5 के ऊपर भी आवर्ती ले, या 25 पे या फिर 4 पे, तीनों पे भी ले सकते हैं, 2 लास्ट वालों पर भी या लास्ट वाले 1 पर भी ले सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसी में 0.425 ... तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। इनमें प्रश्न क्या पूछता है, कई बार जैसे मान लो क्वेश्चन आपको देगा कि जो है दिया गया दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दूसरी चीज उसको पूछेगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। फिर परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और अगर नहीं है तो रहने देंगे। अगर P मान लो परिमेय है तो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जो है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताइए। सबसे पहले संख्या पर ये ले रहे हैं, मैं तीनों के दशमलव प्रसार आपको वापस बता रहा हूं। मैंने पहले ही वीडियो में सारी जानकारी आपको दी हुई है। पहला दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। शांत क्यों है ये मैंने आपको डिटेल बताई थी कि अगर पीछे 3 डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है शांत होगा, और अगर पीछे कोई किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है, दशमलव के बाद में संख्याएं रुकी हुई है, वो शांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत है दोनों ही, इसमें साफ साफ 3 डॉट लगी हुई है जबकि इसमें आवर्ती है। आवर्ती को उठा के इस क्वेश्चन का रूप ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है, जैसे मान लो ये। अब अपने को पता लगाना है कि डॉट के बाद में जैसे 400 बकिया 425 फिर 425, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम यही चलता जाएगा। तो ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, अशांत, ये भी अशांत है। मैं तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ले रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो आप इसको आराम से दूर कर सके। तीनों ही अशांत है, दोनों अशांत है, लेकिन अशांत में ये तो हो गया अशांत आवर्ती, और ये हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। 3 प्रकार के क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग दशमलव प्रसार है। एक में शांत दशमलव प्रसार है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब आपको शुरू में मैंने जब पहला वीडियो है संख्या पद्धति का, उसमें साफ साफ है कि मैंने परिमेय संख्याओं के 8 भाग किए थे और अपरिमेय संख्याओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा था। उनमें
ये दोनों लास्ट के 7वें और 8वें भाग यही थे। ये 7वें पॉइंट पे था, ये 8वें पे, और अपरिमेय संख्या वाले पार्ट में ये आपका चौथे नंबर पे था। तो अपने को वैसे तो याद भी रखना है कि ये किस प्रकार का है। तो अपना एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, किसी भी क्वेश्चन के लिए कुछ भी पूछे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में मैंने आगे बात की कि आपको दशमलव प्रसार पूछने के बाद में पूछेगा कि ये परिमेय है या नहीं है। तो जैसे मान लो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने कि मैंने पहले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था, ये कैसा था, ये अपने परिमेय संख्याओं में लिखा था, ये भी परिमेय संख्या ही था, जबकि ये अपरिमेय संख्या था। मतलब अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार है तो वो शांत है और परिमेय है। अगर ये आता है या अभी मैंने ऊपर वापस किया, अगर ऊपर आवर्ती आती है तो वो अशांत है, और अशांत में भी आवर्ती दशमलव प्रसार, और ये परिमेय संख्या होगा, जबकि ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है और अपरिमेय होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है कि दशमलव प्रसार के बारे में पूछेगा, उसके बाद में परिमेय या अपरिमेय में पूछेगा। परिमेय पूछेगा तो कहेगा कि इसका अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय है तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखो इस संख्या को, मैं इस संख्या को वापस ले आऊंगा, इसको दशमलव उठाएंगे नीचे दशमलव का, तो एक आगे 3 हम कहते हैं 3 0। मतलब अगर शुद्ध संख्या देखिए तो 425/1000 P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया, जहां पर P का मान अपने पास 425 है और Q का मान 1000 है। अब इसके बाद में ये कहेगा आगे कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी हमें बताओ कि वो कैसे होंगे। तो अपन इस इक्वेशन को आगे ऐसे लिख सकते हैं, 425/1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर रहा हूं, 425 और इसको कर सकता हूं 10 को लिख सकता हूं 2 × 5 की घात 3। तो यहां पर आप देख रहे हो ये 10। इसी क्वेश्चन की वापस पूरे की बात करते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी दशमलव प्रसार है, ऐसी भी संख्या है, तो वो शांत होगी। शांत होगी तो अपन उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या कहेंगे तो वो कहेगा कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन ने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर ये क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे, 2 × 5 के रूप में, या ये कह सकते हैं 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में होंगे। जो शांत या अशांत पहला वाला वीडियो था, जस्ट चौथे नंबर का, इस सॉरी 5वें नंबर, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, उसमें आपको एक क्लियर बताया हुआ। अगर किसी भी संख्या के Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की घात n × 5 की घात, अगर किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के होंगे। तो ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा यही वो 7वां पॉइंट चल रहा था जिसमें अपने पास आवर्ती है। ये वीडियो आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके 9th में भी सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे चलेंगे, 10th में भी चलेंगे। संख्या का दशमलव प्रसार अपन बता चुके हैं, अशांत आवर्ती है। अगर अशांत आवर्ती होता है तो वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय है इसका मतलब अपन इसको P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कहेगा कि करो, तो अपन करते हैं। सबसे पहले अपन इसको वापस x = मान लेते हैं कि माना x = 0.425 ऊपर आवर्ती। सबसे पहला काम करेंगे अपन आवर्ती को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा x = 0.425 425 425
डॉट 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 समीकरण नंबर 8। ये आप 2 बार भी लिख सकते हो। आवर्ती का मतलब है जितने अंकों पे आवर्ती उनको बार बार लिखना है। अगर 2 अंकों पर है तो 2 अंकों को लिखना है, 3 अंकों पर है तो 3 अंकों को। जैसे अपने पास अभी तीनों अंकों पर आवर्ती थी तो अपन ने 1 बार लिखा, फिर वापस उसको 2 बार, मैंने ज्यादा तुम्हें समझ में आ रही इसके लिए 3 बार लिख दिया। ये तुम्हें बताया हुआ है कि जब भी दशमलव प्रसार अशांत दिखाना हो तो कम से कम 3 डॉट लगाते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 को गुणा करना है किसी संख्या से, और वो किससे, जितने अंकों के ऊपर आवर्ती है 10 की उतनी घात से गुणा करना है। जैसे अभी 3 अंकों पर है, इसका मतलब समीकरण अपने पास आवर्ती 3 अंकों की है तो समीकरण 1 को 10 की घात 3 से गुणा करना है। 10 की घात 3 का मतलब 1000 से, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिसमें 3 जीरो हो। अभी मैं बताऊं अगर 25 पर ही आवर्ती होती 2 और 5 पर तो अपन 10 की घात 2 अर्थात 100 से गुणा करते। अगर अपने पास 5 पर ही आवर्ती होती तो अपन 10 की घात 1 अर्थात केवल 10 से गुणा करते। तो ये लिख दिया समीकरण 1 को 10 की घात 3 से गुणा करने पर, इसको 10 की घात 3 अर्थात 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और इसको 10 की घात 3 अर्थात 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक दशमलव पीछे। देखो ये दशमलव छोटी कक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात ये देख लो कि अगर मान लो अपन गुणा कर रहे हैं तो गुणा का चिन्ह होता है क्रॉस, यूं होता है। आप कहीं पर भी जब भी ऐसा क्रॉस दिखे, सॉरी जुकाम लगी हुई यार थोड़ी, जब भी आपको क्रॉस दिखे, क्रॉस का मतलब है अपना एक प्रकार से रास्ता क्लोज है। रास्ता क्लोज है इसका मतलब पीछे हटना। जैसे मान लो कहीं पर भी आपको अगर कोई 2 लाठियां ऐसी करते हुए मिल जाती हैं तो इसका मतलब आप पीछे हटते हो। तो वही सिस्टम है, जब भी आप किसी संख्या से गुणा करोगे, और गुणा का मतलब है क्रॉस, तो क्रॉस करोगे तो इसका मतलब है कोण दशमलव पीछे हटेगा। और जब भी अपन भाग देंगे, भागना है, भाग देने का मतलब अगर जैसे मान लो मैं ये कहता 1000 का ही भाग देना, जब भी भाग देने के लिए कहता तो भागना, तो वो आगे भागेगा। कितने भागेगा, जितने आपके पास उसके ऊपर दबाव बनाओगे। जैसे 3 जीरो है तो इसका मतलब 3 अंक आगे भागेगा। तो यहाँ पे समझने की बात यही है कि अगर गुणा कर रहे हैं इसका मतलब है पीछे हटेगा, और कितना हटेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक हटेगा, अर्थात ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 425.425 425 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं फिलहाल। अपन क्या करेंगे, आप फिर कॉपी में या अपने क्वेश्चन को एक बार उतार सकते हो, फिर आप मन से करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप आराम से पूछो। ये आपके पास जो ऑफलाइन क्लास है वैसी ही है। तो आप जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं पूरा लिख देता हूँ फिलहाल। चलो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखो दोनों समीकरणों में 2 पक्ष हैं। आपका इसमें भी बायां पक्ष है, ये भी बायां है और ये दायां है। दाएं पक्ष में से दायां घटेगा और बाएं में से बायां घटेगा। तो 1000x में से x को घटा देंगे।
तो मौके की घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000x में से 1x घटाओगे तो बच जाएंगे 999x, और दाएं में से दाया घटाओगे तो देखो दशमलव के बाद का दोनों में सेम है, इसमें भी दशमलव के बाद में 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 अनंत तक चलते जाएंगे, और इसमें भी दशमलव के बाद में वही 4 2 5 4 2 5 चलते जाएंगे। तो दशमलव के बाद का तो हो गया 0। दशमलव से पहले वाले की बात कर लेते हैं, तो 425 में से 0 को घटाया तो 425 ही आ गया। अब अगर अपने पास x का मान निकालना है तो ये आपके पास 999 इधर गुणा में है। देखो इनका करना है पक्षांतरण, लोग जो है प्लस माइनस का ही पक्षांतरण करते हैं, ये भी पक्षांतरण ही होता है। पक्षांतरण का मतलब तो पक्षांतरण, एक पक्ष का दूसरे पक्ष में जाना। तो ये अपने जस्ट आगे वैदिक गणित को स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं और डीपली लेऊंगा। तो यहाँ पे पक्षांतरण का मतलब क्या है, अगर कोई चीज जुड़ रही है तो दूसरी तरफ जाके घट जाएगी, घट रही है तो जुड़ जाएगी, अगर गुणा में है तो भाग लग जाएगा, और अगर भाग में होती तो गुणा हो जाती। तो यहाँ पर फिलहाल 999 क्या है, गुणा में है, तो इसका लगेगा भाग, इसमें 425 में लगेगा भाग 999 का। हो गया P अपॉन Q के रूप में। तो प्रश्न, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देकर के भी कह सकता है। अब जैसे कंपटीशन वाले कहते हैं कि नहीं हमारे तो काम का नहीं, अगर पॉइंट आता है तो बड़े काम का है। ये क्वेश्चन देख करके ही कह दे, इसमें नीचे जाके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित का P अपॉन Q के रूप में लिखिए, या P अपॉन Q का रूप है। आपको पहले ऐसे दे देता 425/1000, या ऐसे दे दे 425/99, 425/999, और एक कुछ भी इनमें से कोई नहीं, जो भी आपका तो अपने पास संख्या आ गई, दशमलव प्रसार पूछा, परिमेय या अपरिमेय है ये पूछा, फिर अगले ने कहा कि परिमेय हो तो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जो भी अपन ने कर दिया। अब एक चीज और पूछी थी इसने कि अगर P अपॉन Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताइए। तो देखो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड फिलहाल बता रहा हूं 425, मैं इसको फिलहाल ऐसे लिख सकता हूं 9 × 1 वही बात हो जाएगी। 111 को 9 से करेंगे तो 999, देखो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9। अब अपन 9 के अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें क्या आते हैं, 3 × 3 आ गया 3। कहने का मतलब है कि इसे 425 के अभाज्य गुणनखंड किस 425 के नहीं, जो संख्या दी गई थी उसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में नहीं है। और ये परिमेय भी आपको जब ये बताई थी उसी समय बताई थी कि अगर किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में आते हैं, या ये कह दूं मैं शॉर्ट में कि 2 × 5 के रूप में आते हैं, तो वो क्या होगा, शांत होगा। अभी इसका उल्टा ले रहे हैं, और अगर शांत है इसका मतलब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में होंगे। इसका उल्टा किया था, अगर किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात n के रूप के नहीं आते तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और अभी उल्टा ले लेते हैं, और अगर आपको ऐसा दशमलव प्रसार दे रखा है जिसका अशांत आवर्ती हो तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड भी 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे। मतलब अगर इस रूप के है तो शांत, अगर शांत है तो इस रूप के, अगर इस रूप के नहीं है तो अशांत आवर्ती, और अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसका मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड भी इस रूप में नहीं होंगे। बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरे का दशमलव प्रसार हो गया अशांत,
अनावर्ती अशांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब है अपरिमेय। अब जब अपरिमेय होगा इसका मतलब उसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते, और जब P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो हर के अभाज्य गुणनखंड तो होंगे, और जब हर ही नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ से आएंगे। तो यह आपका दशमलव प्रसार से रिलेटेड। अब मैं इसी में आपके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, जो कंपटीशन एग्जाम मान लो या बोर्ड एग्जाम मान लो, एग्जाम है सारी, तो वो आपको नेक्स्ट शेयर करने वाला हूँ। देखो आपको दो संख्याएं हो कोई सी भी, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन की बात कर लूं 408 और 1032, ये दो संख्याएं दे दें। मैं वापस जा रहा हूँ, पूरी संख्या पद्धति एक प्रकार से जो भी आपकी बोर्ड क्लास के आधार पर है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं सारी प्रश्नावली में से अब जो कुछ HCF से बढ़िया क्वेश्चन थे उनको वापस उठा रहा हूँ। जैसे 408 और 1032 इनका HCF आपको दे दे कुछ भी, जैसे मान लो आपको दे रहा हूँ 408 और 1032, इनका HCF अपने को दे रखा हो 1032 x माइनस 408 इंटू 5, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो। अब अगला कहेगी x का मान याद कीजिए। देखो मैं क्या रहा हूँ, प्रश्न है 408 और 1032 का HCF ये इतना दे रखा हो और अपने को कहे कि x का मान याद कीजिए। तो तुम सोचो यार HCF दे रखा है, x का मान याद करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये तो क्वेश्चन है, संख्याएं हैं दोनों, इनका HCF तो ये अगले ने दिया है, बुक वाले ने, अपन ने थोड़ी निकाला है। तो अपन निकालेंगे दोनों का। आपके पास HCF की 4 विधियां मैंने बताई थी, 4 तरीके, आप कोई से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको भाग विधि से बता रहा हूँ, फिलहाल थोड़ा अलग अलग रिवाइज करते रहेंगे। जैसे मान लो आपने 1032 और 408 का HCF निकाला, 408 का भाग 1 में दिया नहीं गया, 0 मिला, 10 में नहीं गया, 3 मिला, 103 में नहीं गया, 1032 पूरे में गया, और वो भी कितनी बार, 2 बार। भाग देने का बहुत शॉर्ट तरीका होता है, आप इसका पहला पद ले लो और इसके पहले में दो, नहीं जा रहा तो एक और मिला लो, 10, 4 का भाग 10 में 2 बार, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी लगभग 2 बार या फिर 1 बार, कम कर लो तो 2 बार। तो 2 को इससे करेंगे तो कितने हो गए, 816, 408 दूनी 816, घटा लेंगे यहाँ से, लेंगे 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बच्चे 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गए 2, भाग चला गया। अब इसको वापस यहाँ उतार लेंगे 408, फिर भाग देंगे 216 का, इसमें 1 बार घटा लेंगे 2, 10 में से 1 गया 9, 1, फिर 216 को यहाँ उतार लेंगे, इस वाले को 112 का भाग 216 में 1 बार, 4 80 11 में से 9 गए, नहीं 2, 192। अब 24 का भाग 192 में देंगे, कितनी बार देगा, लगभग 8 बार, लगभग नहीं कंप्लीटली 8 बार, तो ये 192, या ऐसे कर सकते हो 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, और 8 दूनी कितने, 16 और 3 19, शेषफल 0। आपको ये कहा था कि जब भी शेषफल 0 बच जाए उस समय आप भाग किसका दे रहे हो, वो क्या होगा, HCF होगा।
तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया 24, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा था 1032 x माइनस 408 इंटू 5। तो ये दोनों सेम होंगे तो अपन इनको बराबर में ले लेते हैं, बराबर में ले लेते हैं। बराबर में लेंगे तो ये हो जाएगा 1032 x माइनस 408 इंटू 5 और बराबर में 24। मतलब ये भी क्या है, इन दोनों का HCF है और जो है 24 भी क्या है, HCF ही है। अपन आगे निकालेंगे तो 1032 x माइनस, दोनों गुणा हो रहे हैं, पहले गुणा करेंगे बाउंस के नियम के अनुसार। ये मैथ गणित की संक्रिया है, सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले आती है रेखा बंधनी। अब ज्यादातर क्वेश्चन हटा दिए गए, नहीं आती, गोल करते थे, चलो उसको भी छोड़ो, आवर्ती की जैसे आती थी, फिर छोटे को उससे गोल कर दे, फिर मंजिले को, फिर बड़े को, उसके बाद में भाग के चिन्ह को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में बाकी। अगर ये क्रम चूका तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत होगा। दोनों को गुणा करेंगे, 5 × 40 और 5 × 20 बराबर 24। ये चर राशि है, ये अचर, इसका पक्षांतर इधर कर लो। 1032 x बराबर 24 प्लस 2040 योग 1032 x बराबर 2064। 0 और 4 4 और 2 6, 0 ऐसे कैसे 2 के 2। अब इसका वही भाग दे देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1032। 1032 का भाग 2064 में सीधा सा है, 2 बार जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो 2 से काट लो, 4 से काट लो, जो भी आपकी इच्छा है। नहीं सीधा ही देख लो, 32 का दुगुना 64 और 1000 का डबल 2000। 1032 को 2 से गुना करेंगे तो 2064। तो ये x का मान आ चुका है, x बराबर 2 आंसर। 2 प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप केवल HCF पूछते हैं इनका तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये HCF आपको HCF दे रखा है तो आपको निकालना और उसके बराबर में लेकर के x का मान निकाल देना है। अब नेक्स्ट अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको देता नहीं है कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो अपने को संख्या पर्सन ही देता है, उसी के अनुसार समझना अपने को। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे कि कोई भी नाम दे दे, मान लो जैसे A और B मान लो आप, तो और बाकी छोड़ो, या मान लो नाम ले रहे हो तो मान लो जैसे कोई भी, जैसे मान लो एक लड़की ले लेते हैं, जैसे मान लो सविता हो गई या राहुल हो गया, कुछ भी है, XY जोड़ा में कोई मतलब नहीं है। आपको 2 नाम लेने हैं, मैं अभी A और B ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन होगा कि जैसे मान लो एक वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क में 2 कैंडिडेट A और B दौड़ लगा रहे हैं, दोनों की चाल अलग अलग है, अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट पूरे ग्राउंड को 12 मिनट में राउंड पूरा कर लेता है, और जबकि बी कैंडिडेट है 18 मिनट में पूरा कर देता है। एक 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और एक 18 मिनट का समय ले लेता है पूरा चक्कर करने में। अब आपको समझना है कि ये कहेगा कि ये दोनों प्रारंभिक स्थान से चलने के बाद में कितने समय बाद में वापस मिलेंगे। तो अब अपने को सोचने कि कितने समय बाद में मिलेंगे, तो या तो HCF निकलेगा या LCM निकलेगा। HCF या LCM निकलेगा तो आप, मैं पार्क बना रहा हूँ, मान लो ये वर्ताकार पार्क है, यहां से दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, A और B। एक ही स्पीड ज्यादा है, ये मान लो आपको कि A एक राउंड में
ये जैसे ही चलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इससे आगे रहेगा। तो 12 मिनट में 6 मिनट का टाइम कम ले रहे हैं, इसका मतलब जैसे शुरू में पहला कदम रखा उसी से उसका आगे हो चुका है। तो जैसे मान लो ए अगर यहाँ पहुंचा तो बी यहीं पे रह गया, ऐसे ये पीछे रहेगा, तो ये चलते चलते यहाँ पर आ चुका। तो ये जैसे मान लो यहाँ तक पहुंच जाएगा 12 मिनट में। अगर मान लो ये यहाँ पहुंचता है तो ये 12 मिनट में यहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसको तो 18 मिनट लगेंगे अभी यहाँ पहुंचने में। तो समझने की मतलब बात ये है कि 12 मिनट में तो वो मिल ही नहीं सकते। दो संख्या आपके पास 12 और 18, तो ये 12 मिनट में तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 12 मिनट में तो ये तो यहाँ पहुंच गया, ये यहीं पर। अब मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषाएं बताई थी, तब कहा कि एचसीएफ जो है वो क्या होता है, या तो दोनों संख्याओं से भी छोटा या छोटी वाली संख्या के बराबर। तो छोटी वाली संख्या 12, भाई ज्यादा से ज्यादा आपका 12 आ सकता है या उससे कम, जबकि अपन ने यहाँ पर देख लिया कि अपना आंसर 12 नहीं आने वाला, 12 से तो ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब एचसीएफ नहीं होगा, क्या निकालना है, एलसीएम। ये आपको ध्यान रखना है दोनों प्रश्नों में, किसी भी प्रकार के प्रश्न में राउंड के हिसाब से नंबर निकालोगे तो देखो ये 12 में यहाँ गया, 18 मिनट में ये जब यहाँ आएगा तब तक ये यहाँ पहुंच लेगा, फिर 18 मिनट में देखो ये दूसरा राउंड पूरा कर लेगा 24 मिनट में, ये 24 में यहीं पे रहेगा। तीसरा राउंड ये जब 36 मिनट में पूरा करेगा, 3 राउंड, तब तक ये 18 दूनी 36, 2 राउंड ही पूरे होंगे। इसका मतलब 36 मिनट बाद में मिलेंगे। अपने इनका एलसीएम निकाल दे, मैं भागविधि से एलसीएम बता रहा हूँ। दोनों संख्याओं को एक साथ भाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जा रहा है, किसी में भी तो दे दो, वैसे तो दोनों में ही जा रहा है, एक में 9 बार, एक में 6 बार, फिर 2 का जा रहा है तो दे दो, जिसमें नहीं जा रहा उसको उतार दो। अब 3 का जा रहा है, 3 का दे दो, फिर 3 का, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ये अपने क्या निकाला, एलसीएम। किस प्रकार से पता चला वो तुम्हें अभी बता है। तो एलसीएम हो गया 36। अब जैसे मान लो कोई ट्यूशन दे दे कि जैसे मान लो 6 की घात n है, ये n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगी। मतलब आप ये कहें कि अपना n की जगह क्या ले सकते हैं कि इस पूरी संख्या का जो आंसर आएगा, हल आएगा, उसका इकाई का अंक 0 हो। तो आप रख के देख सकते हो, मैं कुछ परिणाम तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे आप मान लो n की जगह 1 मानोगे, कहीं कहते से 0 ले लो, तो 0 ले लेते साहब, कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 होगी। जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान या परिणाम 1 होता है। कोई कहेगा सर 1 ले लो तो फिर 6 हो गया, कोई कहेगा 2 ले लो फिर कितने हो गए, 36 हो गए, कोई कहेगा 3 ले लो तो फिर कितने हो गए, 216 हो गए। ऐसे ही चलता जाएगा। आपको लग रहा है कि कुछ लेने पर 0 आ सकता है, नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल से ले लिया, तुम्हें बता दिया। क्योंकि अगर कोई भी संख्या है जो 0 पर जो समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या होनी चाहिए, 2 और 5 भी होनी चाहिए। कितनी भी संख्या आप निकाल के देख लेना, उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है n के किसी मान के लिए, अन्यथा नहीं होगी। तो अपन इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6। तो देखो यहाँ पर 5 का स्थान नहीं, 2 का तो है लेकिन 5 का कोई स्थान नहीं है। 5 का स्थान नहीं है, इसका मतलब आप n की जगह चाहे कुछ भी रख लो, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्वेश्चन अगर दे कि क्या 6 की घात n के किसी मान पर 0 पर समाप्त हो सकती है, तो अपन देंगे नहीं। कारण अगर पूछे तो कारण आप लिख सकते हो कि जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती है
उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का स्थान होना आवश्यक है, जबकि 6 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 इंटू 3 के रूप के ही है, तो यहाँ पर 5 का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी का एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो इसके साथ मैं अकेले और ले लूँ कि 6 की घात है माइनस 5 की घात है, 6 की घात है माइनस 5 की घात है, इनके n कोई भी प्राकृत संख्या हो, n का मान कोई भी प्राकृत संख्या ले लेंगे, इनका जो अंतर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, या ये कहे कि इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा, तो ये भी बड़ी समझने वाली बात है। देखो आप अगर इस संख्या में n की जगह कुछ भी लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, प्राकृत संख्या, n क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण नहीं बोला है कहीं तुम सोच लो कि 0 ले ले, तो इसका मतलब इसमें n को हटा दो। तो अगर अपन n की जगह कोई भी मान अगर लेते हैं, कौन सा वाला, प्राकृत संख्या, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये कम से कम 3 मान तो तुम लेके देख चुके हो, 1 लिया तो भी 6, या 2 लिया तो भी 6, 3 लिया तो भी 6, 4 लोगे तो भी 6 ही आएगा। तो n का अगर अपन कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। ऐसे ही इस 5 की घात n में भी अगर अपन n का मान कुछ भी लेते हैं तो इसका इकाई का अंक भी 5 ही आएगा। देख लो एक बार, 5 की घात अगर अपन 1 करते हैं तो कितना हो गया 5, 5 की घात 2 किया तो 25, 5 की घात 3 किया तो 125, 5 की घात 4 किया तो 625, 5 की घात 5 किया तो 3125, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो आपको दिख रहा है सभी में परिणाम क्या आ रहा है, 5, अर्थात अपन 5 की घात जो n है, n की जगह अगर कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं तो उसका इकाई का अंक भी 5 ही आता है। अब देख लो, अब इकाई का अंक इसका हमेशा 6 होगा, इसका 5 होगा, 6 में से 5 गया तो 1 का आंसर हो गया। इसके अलावा अपन अगर क्वेश्चन ले, अलग प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो अपना टॉपिक हुआ है आधारित उसी पर है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन ले लूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये एक संख्या है, इसमें कह दिया गया कि ये संख्या भाज्य संख्या है या किसी संख्या से विभाजित हो सकती है क्या। तो अब अपने को सोचना है कि संख्या किसी से विभाजित हो सकती है क्या। देखो अपन कह सकते हैं जी हाँ, ये संख्या बिल्कुल विभाजित होगी। अब किससे विभाजित होगी, एक ही मिनट का फोन आ रहा है। संख्या अपने पास थी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये था किसी संख्या से ये विभाजित हो सकती है क्या। तो अपन ये कहेंगे कि हाँ, देखो कारण क्या है, ये तो गुणा में, अगर ये नहीं होता तो ये विभाजन ही विभाजन था। आप 5 से भी विभाजित कर सकते हो, 4 से, 2 से, 3 से, किसी से भी, लेकिन साथ में संख्या ये और जुड़ रही है। अगर ये जुड़ रही है तो विभाजन देखना है, तो इनमें कॉमन आ रहा है, सार्वगुणनखंड है, या 2 संख्या हो चुकी है, एक ये, इन दोनों में सार्वगुणनखंड 5 है, तो ये संख्या केवल 5 से विभाजित होगी। अभी मैं अगर मिटा के बात करूं इसको एक बार, तो आपका विभाजन प्रक्रिया यहाँ पे और कुछ ले लेता, जैसे मान लो मैं यहाँ 7 ले लूं। अब इस संख्या को हल करोगे तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ आपको देखना है, 2 संख्याएं हैं और उनमें कुछ सार्वगुणनखंड या कॉमन आ रहा है तो ही विभाजित है, अन्यथा नहीं होगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले, 11 इंटू 12 इंटू 13 प्लस मान लो यहाँ पे ले लेते हैं अपन 11, या यहाँ पर भी आप 17 ले लेते, जैसे मान लो। अब भाज्य संख्या ही लेनी है अपने को, तो यहाँ पर अब ये विभाजित 11 से होगी, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, दोनों में 11 सार्वगुणनखंड है। अगर 11 की जगह मैं 19 ले लेता तो नहीं होती। तो ये अपना वीडियो कंप्लीट हो चुका है, संख्या पद्धति पूरी है, 6 पार्टों के अंदर है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आगे हमें प्रोत्साहित करते रहिए, खूब सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।